कैसे हैं आप सब? अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, रेट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए हमने पेपर 2 मैनेजमेंट ऑफ कॉमर्स की कंप्लीट सीरीज चलाई हुई है। इसमें हमारा ऑलरेडी काफ़ी सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज। इसमें फर्स्ट आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशंस की गोल को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयर एंड मैनेजर दोनों एक साथ मिलके कम्युनिकेट करते हैं। कंटिन्यू प्रोसेस होता है और फीडबैक मिलता है। इन सबको डिफाइन किया जाता है प्रोसेस के थ्रू। मीन्स ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है जिसमें प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशंस, ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे हम ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करते हैं। एंड ये बहुत हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर दोनों की परफॉर्मेंस को enhance करने में। और इफेक्टिवली ये बताया भी जाता है कि आउटपुट कितना आपको मिलेगा, उसके बेस पे देखा जाता है। इसमें कुछ प्रोसेस होता है जो कंप्लीट फॉलो किया जाता है। परफॉर्मेंस इंटरव्यू, अचीविंग परफॉर्मेंस डेटा एंड यूज ऑफ अप्रेजल। परफॉर्मेंस इंटरव्यू होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशंस को गैदर करने के लिए, मतलब इंफॉर्मेशंस गैदरिंग होती है जिसमें इसमें हम देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशंस है उसको हम कलेक्ट करते हैं इंटरव्यू के थ्रू कि परफॉर्मेंस कैसी है, किस तरीके से उनका जो मतलब डिस्कशन किस तरीके से है, किस तरीके से उनके पॉइंट ऑफ व्यू है। ये सब रेटिंग्स वगैरह चेक करके हम फीडबैक लेके इंटरव्यू में एक डाटा कलेक्ट करते हैं। परफॉर्मेंस के बेस पे कि हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। ये होता है इंटरव्यू के थ्रू। ये होता है अचीविंग परफॉर्मेंस के थ्रू, मतलब जो हमने डाटा कलेक्ट करना है उसे हम स्टोर कर, जो हमने परफॉर्मेंस इंटरव्यू लेके एक डाटा कलेक्ट किया उसे हम स्टोर करके रखेंगे और देखेंगे कि हमारी फ्यूचर में जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इसमें से क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड है कि नहीं, यूज़ कितना है उस डाटा का, कितना हमें इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं, कितना ये वैलिड है, कितना हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, कि एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भेज सकते हैं, किसको रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की, किसको ट्रांसफ़र की, किसको प्रमोशन देना है, ग्रीवियंस कहाँ चल रहे हैं, प्लानिंग क्या करनी है एचआर की। तो ये सारा कुछ हम गैदर कर लेते हैं इंटरव्यू के थ्रू। इसमें क्या होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में सप्लीमेंट्री होता है। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है ये एक पार्ट ऑफ है परफॉर्मेंस रिव्यू का। मीन्स जो एनुअली हम ईयर पे हम जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं उसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्योंकि मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों होते हैं, तो जब मैनेजर देखता है कि मेरे साथ उन्होंने इस तरीके से वर्क किया था एम्प्लॉयज़ ने, तो क्या क्या लो पॉइंट थे उस टाइम पे, उनकी परफॉर्मेंस में क्या क्या इन्हांस हो रहे हैं, ये सब चेक करते हैं। एम्प्लॉय का एक कंटिन्यू परफॉर्मेंस में चलता रहता है, मतलब पहले परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू सारा हम कंटिन्यू एक प्रोसेस चेक करते रहते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि जिसमें हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि एम्प्लॉय ने क्या आउटपुट दिया, उस प्रोसेस को देखते हैं कि किस तरीके का उसका मतलब कि ओवरऑल परफॉर्मेंस रही डिपार्टमेंट में एंड या उन्होंने क्या गोल अचीव किया और क्या रोल प्ले किया अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, क्या ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ये सब देखी जाती हैं एम्प्लॉय की कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव गोल को अचीव करने में क्या क्या रोल प्ले किया, क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ थी, ये सब कुछ इसमें देखा जाता है। और किस तरीके से उनकी जॉब परफॉर्मेंस रही, किसने क्या कितना वो इनपुट देंगे, कितना आउटपुट देंगे, ओवरऑल आउटपुट हम चेक करते हैं एम्प्लॉय का। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल को ओवरऑल कंट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, परफॉर्मेंस भी बोली जाती है, एनुअल रिव्यू भी बोला जाता है, परफॉर्मेंस रिव्यू भी बोला जाता है, इवैल्यूएशन भी, एम्प्लॉय अप्रेजल भी, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी। परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली हम 3 उसमें देखते हैं कि जैसे जॉब एनालिसिस, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल।
जॉब एनालिसिस क्या होता है, उसमें हम वर्कर्स की जो ड्यूटीज़ हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स है, वो सब चेक करते हैं। एंड देन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में हम देखते हैं कि कहाँ पे रिक्वायर्ड है उनकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट और अनएक्सेप्ट करने का जो भी एक प्रोसेस है, मतलब कहाँ पे हम उनकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि चलो ठीक है, और उन्होंने थोड़ी एवरेज भी किया तो चल जाएगा, कहाँ पे उनकी एक्सीलेंस रही है, ये सब चीज़ें हम इसमें चेकआउट कर रहे हैं। एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में हम पूरा इवेलुएट करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स। इसका कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल हम कर क्यों रहे हैं, फिर इस्टेब्लिश करते हैं जॉब एक्सपेक्टेशंस हम, फिर डिज़ाइन एंड अप्रेजल प्रोग्राम करते हैं, फिर अप्रेज परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं, मतलब बढ़ा रहे परफॉर्मेंस का रिव्यू चेक करते हैं, एंड जो भी हमारे पास डाटा आता है उसके कंपैरिजन हम प्रमोशंस वगैरह जो भी आगे होता है वो सब करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है ना, ये एचआर का एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है एक इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस होती है जो कि फ्यूचर में उसका करियर कहाँ लेके जाएगी, कहाँ पे ग्रोथ लेगी, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक होता है, रजिस्ट होता है, मतलब फिक्स होता है, बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो होता है ये एक प्रोसेस होता है, ये फ्लक्चुएट्स होता है, चेंज होता रहता है। ऑपरेशनल टूल्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में, और मैनेजमेंट में जो होता है कि स्ट्रैटेजी के थ्रू करते हैं। अप्रेजल एचआरडी के थ्रू होता है, और ये मैनेजिंग जो है वो मैनेजरियल लेवल पे होता है। ये मैनुअली होता है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, इंडिविजुअल्स के बेस पे होता है। ये ओवरऑल देखा जाता है, ये क्वान्टिटेटिव होता है, ये क्वालिटी के बेस पे होता है। रिट्रोस्पेक्टिव्स होता है, ये प्रोस्पेक्टिव्स होता है, मतलब कि पहले से रेडी करके रखा जाता है। मैनेजमेंट को प्रोएक्टिव जिस तरीके से बोलते हैं, ये आफ्टर परफॉर्मेंस हम इसमें चेक करते हैं। इसके कुछ मेथड्स हैं पास्ट के बेस पे, जैसे रेटिंग स्केल्स, चेकलिस्ट methods, critical incidence method, BARS methods, field review method, confidential record, easy method, cost accounting method, comparative evaluations, ranking, and future के बेस पे MBO, psychological assessment and 360 appraisals, ये हम पढ़ते हैं। MBO क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जो पीटर डुकस ने 1954 में दिया था। इन्होंने बोला कि एक ऑब्जेक्टिव को सेट करो, एक ऑब्जेक्टिव को बनाओ अपने सुपीरियर वगैरह के साथ में मिलके, इसमें देखा जाता है कॉमन गोल सेट किया जाता है, सुपीरियर्स और ऑर्डिनेटर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, और वो एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, चूज़ करते हैं एक एक्शन, मतलब किस तरीके से हमने अपने वर्क को करना है, और उसके बेस पे जो हमने गोल सेट किया है डिसीजन लेते हैं। यही गोल मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है। 360 डिग्री क्या है, इसमें मतलब इवेल्युएट की जाती है परफॉर्मेंस इन कॉर्पोरेट फीडबैक। मीन्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में आपके डिपार्टमेंट में नियर बाय जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, वो सब आपको इवेल्युएट कर रहे होते हैं, आपके पीयर भी, सुपरवाइजर्स भी, सबऑर्डिनेटर्स भी, कस्टमर्स भी, मतलब जो क्लाइंट्स वगैरह जो भी कोई आपको दिखता है, जो भी आपसे जहाँ जहाँ कनेक्ट है, वो सब आपको एक तरीके से इवेलुएट कर रहे होते हैं। ये कॉन्फिडेंशियली सर्वे होता है जिसमें एम्प्लॉयर को नहीं पता, एम्प्लॉयज़ को नहीं पता होता है कि सब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब उसका फीडबैक दे रहे हैं, और सब उसको मतलब एक गोल सेट करके उसके मतलब परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने लगते हैं, और फीडबैक निकालते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट है, इसके परफॉर्मेंस में क्या इम्प्रूवमेंट नहीं है। 360 में पीयर भी होते हैं, सबऑर्डिनेट, ये सब इसके इंक्लूड होते हैं। असेसमेंट सेंटर्स क्या होता है, असेसमेंट सेंटर होता है यूके एंड यूएस ने 1943 में इसको फर्स्ट टाइम बताया था। असेसमेंट सेंटर्स में बेसिकली हम इनकी सेंटर लोकेशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक साथ मिलके एक्सरसाइज किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब कि जो डे टू डे की वर्किंग है, जो आपका जॉब परफॉर्मेंस है, उसमें जो आपको एक्सरसाइज दी जा रही है या काम दिया जा रहा है, एक्टिविटीज़ दी जा रही हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं और कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी आपको ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशंस आप ले रहे हैं, मतलब जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। एक तरीके से
पार्टिसिपेटिव ये असेसमेंट होता है, मतलब इसमें जैसे बास्केट गेम होता है बिजनेस में, बहुत अच्छा ये एक इवेल्युएशन पार्ट होता है। वर्क ग्रुप्स होता है, कंप्यूटर सिमुलेशंस होता है, रोल प्लेइंग होता है इसमें, और एंड अदर सिमिलर एक्टिविटीज़ होती हैं, सेम इसी तरीके से होती हैं। इसमें एक पर्टिकुलर रोल दे दिया जाता है और पर्टिकुलर एक वर्क दे दिया जाता है, जिसके बेस पे इसमें देखा जाता है कि आप कितनी कॉन्फिडेंटली उस रोल को प्ले कर पा रहे हैं, या उस कैरेक्टर को आप हैंडल कर पा रहे हैं, या अपनी जो आपकी मतलब कैपेसिटी है वो कितनी शो कर रही है, और अपने स्ट्रेस को कम करके एनर्जी लेवल कितना बढ़ा रहे हैं, जिसके बेस पे डिसीजन लिया जाता है। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें एक्चुअल रोल मतलब एक्चुअली एबिलिटी शो होती है। अब आता है हमारा VARS, इसमें देखा जाता है टेक्निकली मतलब कंबाइन किया जाता है ग्राफिंग रेटिंग स्किल्स एंड क्रिटिकल इंसिडेंट्स। किसी एक इवेंट्स पे कोई इंसिडेंस होता है, उसके बेस पे रेट करके ग्राफिकली इसमें कंबाइन किया जाता है दोनों को, कि आपकी जो बिहेवियर है वो कितना इफेक्टिव है और कितना अनइफेक्टिव है, इस बेस पे जज करके रेट दी जाती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। आपने कैसे रिएक्ट किया और उस रिएक्शन का क्या इफेक्ट है, क्या इफेक्ट नहीं है, उसके बेस पे आपको रेटिंग दे दी जाती है। इसमें जॉब परफॉर्मेंस को मतलब कि एक जो स्टेटमेंट्स है वो यही कहती है कि क्वालिटी के बेस पे, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, बैड और मतलब पुअर, इस तरीके से क्वालिटी के बेस पे एक रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है कि कितना अच्छा है या कितना बुरा है। इस तरीके से एक क्राइटेरिया बनाया जाता है, इसमें रेट सेट की जाती है, रैंक बनाई जाती है। रेटिंग स्किल्स में क्या होता है, रेटिंग स्किल्स में रेट देते हैं हम एटीट्यूड्स के बेस पे, कोऑपरेटिव्स, आउटपुट, इनिशिएटिव्स, इंडिपेंडेंसी, यहाँ से देखते हैं। जैसे डिपेंडेबिलिटी होती है, ये 6 पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं रेटिंग में किसके बेस पे देना है। डिपेंडेबिलिटी एक्सीलेंस है, गुड है, एक्सेप्टेबल है, फेयर है, पुअर है। इनिशिएटिव्स कैसा है, उसका ओवरऑल आउटपुट क्या है, अटेंडेंस कैसी है, एटीट्यूड्स कैसा है, एंड कॉपरेशन कैसा है, इसके बेस पे एक्सीलेंट वगैरह ये इस तरीके से रेट किया जाता है। चेकलिस्ट में यस नो करके कर देते हैं। सपोज कोई क्वेश्चंस दिया गए हैं, क्वेश्चंस पे इसमें चेक करते हैं इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस को यस नो पे। एंड फोर्स्ड चॉइस में कैसे देखते हैं, कि फोर्थ चॉइस में हम देखते हैं कि उसकी पर्सनल एब्सेंस जो है वो कितनी बायस्ड है और कितनी अनबायस्ड है, और उसके बेस पे हम फोर्स करके चेक करते हैं कि चॉइस देखते हैं उसकी क्या लाइक एंड डिसलाइक। क्रिटिकल इंसिडेंस होता है कि एक इवेंट्स पे आपने जो मतलब परफॉर्मेंस थी वो कितनी इफेक्टिव थी और कितनी अनइफेक्टिव थी, ये सब इसमें चेक किया जाता है एक रैंक के बेस पे। अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज का परमानेंट चेंज नहीं होता है, ये टेम्परेरी होता है, डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। चेंज हमेशा के लिए एक बार चेंज करें तो वो लाइफ टाइम नहीं हो जाता है, ये अवॉइडेबल्स होता है प्रोग्रेसिव कल्चर के लिए, अनअवॉइडेबल्स होता है प्रोग्रेसिव कल्चर के लिए। एंड जैसा कल्चर चल रहा है, जैसा एनवायरनमेंट चल रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी चल रही है, साइंटिफिकली जैसे रिसर्च हो रही है, उसके बेस पे ये चेंजेस आते रहते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके जो आ रही है चैलेंजेस, उनको एक्सेप्ट करके चेंज हम करते रहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चेंज मोटिफाई होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, जो प्रोसेस को, स्ट्रक्चर को, गुड्स को, एवरीथिंग मतलब इसमें चेंज होते रहते हैं और सब एरियाज को चेंज करते रहते हैं। इसमें कुछ 6 स्पेसिफिक फोर्स हैं, जैसे नेचर ऑफ वर्क फोर्स चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन, सोशल ट्रेंड्स एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स सब चेंज होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये आउटसाइड और इनसाइड, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही चेंज होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, और ऑर्गेनाइजेशंस इसको बहुत जल्दी चेंज करके स्ट्रिक्टली अपनी ग्रोन अप की साइड चली जाती हैं
और एंटरप्राइज जो होते हैं वो बहुत सारे तरीकों से चेंजेस करते रहते हैं अपने स्ट्रक्चर में, अपने एम्प्लॉयमेंट में, अपने प्रोसीजर्स में एंड अदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब में चेंज करते रहते हैं। एंड एक्सटर्नल फोर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल फोर्स होते हैं जैसे सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी। ये जो मतलब कि बाहर के फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं टेक्नोलॉजी को, इनोवेटिव करते रहते हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, वो यूज़ करते रहते हैं। प्रोडक्शंस की पहले किस तरीके से मशीन्स आती थी, अब किस तरीके से आती है टेक्नोलॉजी भी। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कितना कॉम्पिटिशन्स है, कितना चेंजेस आ रहे हैं अपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, वो सब देखते रहते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये रीथिंकिंग कर करके ये अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज करते हैं। केवल स्ट्रक्चर को ही नहीं, एम्प्लॉयज़ को माइंडसेट भी चेंज करते रहते हैं कि अभी तक इस तरीके से वर्क कर रहे थे, अब इस तरीके से। एंड सोशल पॉलिटिकल चेंजेस आते रहते हैं, जिससे गवर्नमेंट चेंज होगी, पॉलिटिकल चेंज होगी, सोशल्स भी उसी अकॉर्डिंग चेंजेस आ जाते हैं। एनवायरनमेंट जिस तरीके का हो रहा होता है एंड वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो होती है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में हम देखते हैं कि वर्कर एनवायरनमेंट है, कॉन्ट्रीब्यूशंस है, डेमोग्राफिकली क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट। पहले क्या होता था कि गर्ल्स इतना ज़्यादा वर्किंग नहीं होती थी, बट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्ल्स वर्किंग हो चुकी हैं। ये भी एक डेमोग्राफिकली ही चेंज के अंदर आएगा, ट्रेनिंग वगैरह किस तरीके का कल्चर चल रहा है। एंड मैनेजिंग एथिकल्स मतलब एथिकल्स बिहेवियर, आपके कोड ऑफ कंडक्ट जो आपके हैं, ये नहीं कि पुराने चले आ रहे हैं, जैसे सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है या आपका हॉट स्टॉप है या मतलब अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सिर्फ वही चले आ रहे हैं। थोड़ा रूल एंड रेगुलेशंस में भी चेंज करते रहना चाहिए। इंटरनल फोर्स जो होते हैं जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजीज, जो आपकी इंटरनल पार्ट पे है, अथॉरिटी वगैरह चेंज, मतलब पहले कौन मैनेजर था, अब कौन मैनेजर है, ये सब चीज़ स्ट्रक्चर्स वगैरह ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल सब इंटरनल का पार्ट होता है। चेंज मैनेजरियल परफॉर्मेंस में होता है कि इसमें फ्रीक्वेंटली रीज़न के बेस पे मेजर चेंजेस आते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव्स में। मतलब टॉप मैनेजमेंट मोस्टली चेंज होते रहते हैं कि अब किस तरीके का, जैसे सपोज पहले कोई डायरेक्टर थे, अब दूसरे डायरेक्टर हो गए हैं, तो उनके रूल रेगुलेशंस अलग होंगे, उनका मैनेजरियल स्किल्स अलग होगा, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का तरीका अलग होगा। न्यूली कोई आपने अपॉइंट कर दिया है या ऑर्गेनाइजेशंस का ही कोई पर्सन है जो प्रमोट कर दिया है, इस तरीके से रोटेट कर दिया है। सपोज पहले वो ए यूनिट पे वर्क करते थे, अब बी यूनिट पे चले गए हैं। इस तरीके से मैनेजरियल लेवल पे भी बहुत ज़रूरी है चेंजेस करना। डिक्लाइन इफेक्टिवनेस मीन्स जो चेंजेस हैं वो डिक्लाइन को कहीं ना कहीं ख़त्म करते रहते हैं। एक्सपीरियंस से लॉसेस वगैरह जो हैं वो डाउटफुल नहीं रहते हैं, थोड़े कंट्रोल होते रहते हैं। एंड वर्क क्लाइमेट हमेशा चेंज होता रहता है तो थोड़ा अच्छा रहता है, मोटिवेटेड रहते हैं, डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता है। और एग्जिटिंग सिस्टम्स क्या होता है कि जो सिस्टम्स हमारा चल रहा है उसमें थोड़े जो फॉन्ट कूपन्स आ गए हैं या अनफेयर प्रैक्टिसेस आ चुकी हैं, उन अनफेयर प्रैक्टिसेस को डिपार्टमेंट्स को उन सबको एक तरीके से लाइन अप करने के लिए एग्जिटिंग सिस्टम ज़रूरी होता है। एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशंस जैसे कि एम्प्लॉय क्या डिसीजन लेने में किस तरीके से वो डिज़ायर मतलब कैपेबल हैं, उनकी एबिलिटी क्या है, वो किस तरीके से डिमांड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए। हायर एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशन है क्या, मतलब न्यू एम्प्लॉयमेंट कर चेंज किया है, न्यू एम्प्लॉयमेंट आया है, बेसिस वगैरह, ये सब इसमें एक पार्ट आ जाता है। फॉर्म्स ऑफ चेंज होते हैं, हमें पहले प्लान करना चाहिए कि क्या-क्या हमें चेंज करना है, किस लेवल पे चेंज करना है और हमारा गोल क्या है, उसके बेस पे हमें इम्प्रूविंग एबिलिटी बढ़ाते हुए चेंज करना चाहिए। ये हमें प्री प्लान होता है हमारा। पता है अनप्लान जो सडनली हमें चेंज करना पड़ जाता है, जैसे कोविड-19 के टाइम पे सडनली चेंज करना पड़ा है, इसमें पहले से सोच के नहीं रहता था कि हमें क्या-क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा, कि किस तरीके से ये सब चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब